नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 30 विधायकों, 48 पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों को सौंपी जिम्मेदारी। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा व अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद चुनाव अभियान का खाका तैयार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि उम्मीदवार की घोषणा होते ही आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए सारे चुनाव क्षेत्र को 3 जोन में बांटकर सभी 30 विधायकों, 48 पूर्व विधायकों व पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और गांव के अलावा बूथ लेवल पर भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के अतिरिक्त विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव, किरण चौधरी सहित चारों कार्यकारी अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। सूर्य ग्रहण मेले को लेकर पुख्ता इंतजाम। देश विदेश से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को मिलेगी उच्च स्तरीय सुविधाएं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को सायं 4:27 से लेकर 6:25 तक लगेगा। इस सूर्य ग्रहण पर हर बार देश के कोने कोने से विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर तट पर पहुंचते हैं। इन अखाड़ों के संतों के शाही स्नान के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर देश के कोने कोने से आने वाले विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने आने और अन्य सुरक्षा व्यवस्था की सुविधाओं के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के दूरभाष नंबर 01744 270 187 यानी 01744270187 पर पहले ही सूचना दे सकते हैं। इस सूचना के आधार पर प्रशासन अखाड़ों के संतों के लिए तमाम प्रबंध पूरा किया जाएगा। सुपर एनडीए परीक्षा लेवल 1 का शेड्यूल हुआ जारी। 15 अक्टूबर को हरियाणा के सभी जिलों में होगी परीक्षा। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना सुपर एनडीए में प्रवेश के लिए विभाग की ओर से लेवल 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सुपर एनडीए लेवल 1 की परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को 2 चरणों में संपन्न होगी, जिसमें पहला पेपर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक तथा दूसरा पेपर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। कुल 6000 छात्रों ने सुपर एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 3600 बच्चे आवेदन के योग्य पाए गए हैं। जिन 22 विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन स्कूलों के मुखिया को ही परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया गया है। सभी परीक्षार्थी अपना पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड दिखाकर ही परीक्षा केंद्र में दाखिल हो सकेंगे। परीक्षा के बाद सभी पर्यवेक्षक भरी हुई OMR शीट, हस्ताक्षर शीट व उपयुक्त OMR शीट के सील्ड पैकेट 17 अक्टूबर को शिक्षा सदन पंचकुला में जमा करवाएंगे। गौरतलब है कि विभाग की ओर से सुपर एनडीए के लिए कुल 100 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 75 लड़के और 25 लड़कियां एनडीए के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री कोचिंग दी जाएगी। कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पहनाया पटका। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का एक दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गया है। वहीं बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी की कुछ समय पहले त्रिपुरा में बीजेपी प्रभारी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामकर उन्होंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अनिल धनतोड़ी सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेंद्र राणा और बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां डेपुटेशन आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। अब दिल्ली में भी मुंबई जैसी नाइट लाइफ रात भर खुलेंगी दुकानें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दिल्ली में भी मुंबई की रात वाली चकाचौंध देखने को मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 300 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी लोगों को अपनी जरूरत की चीजें रात को भी मिल सकेंगी। वैसे तो राजधानी में दिन और शाम के समय लोगों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन रात 11 बजे के बाद एकदम से खामोशी छा जाती है। लेकिन अब यह मुंबई की तर्ज पर रात को भी लोगों का शोर सुनाई देने वाला है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर दी
जाएगी। उपराज्यपाल द्वारा इन प्रतिष्ठानों को मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली की नाइट लाइफ को एक नया अंदाज मिलेगा। इससे दिल्ली में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कारोबार के लिए भी सौंदर्यपूर्ण माहौल स्थापित होगा। हरियाणा में बीजेपी और जजपा में अनबन। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के पोस्टरों से नेता गायब। आपत्ति जता रही जेजेपी फैसला नहीं ले पाई। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी कलह चल रही है, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में जजपा नेताओं के फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसको लेकर जजपा ने दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी। हालांकि वह इस पर कोई फैसला नहीं ले सके। अब इस बारे में आज भी जजपा नेताओं का मंथन होगा। कुलदीप बिश्नोई के पोस्टर बैनर पर जेजेपी नेताओं की फोटो न होने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि इसे देखकर मुझे हैरानी होती है। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है। ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की फोटो न हो, यह रवैया काफी चौंकाने वाला है। जेजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल 3 दिन पहले ही दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। 2009 में बने थे बाउल से विधायक। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बाउल विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का दामन थाम लिया है। 3 दिन पहले ही रामेश्वर दयाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। साथ ही इस्तीफा देने की वजह रामेश्वर दयाल ने घरेलू वजह बताई थी। रामेश्वर दयाल को दिल्ली में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पार्टी में विधिवत रूप से शामिल किया और आश्वासन दिया कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लितानी, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ भी मौजूद रहे। जींद में किरण चौधरी ने निकाला रोड शो। बोली पार्टी छोड़ने की अफवाह फैलाना शुभ चिंतकों का काम है, कांग्रेस में ही रहेंगी। हरियाणा की जींद में सोमवार को तोशाम से विधायक किरण चौधरी पहुंची। यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह चौधरी देवीलाल चौक पर पहुंचकर मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रोड शो की शुरुआत की। स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले प्रत्याशी के चयन को लेकर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई जाती थी। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा कर टिकट के लिए प्रत्याशी का नाम फाइनल किया जाता था, लेकिन इस बार आदमपुर उपचुनाव को लेकर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें इस बैठक के लिए अभी तक कोई निमंत्रण भी नहीं मिला है। बावजूद इसके उन्हें आदमपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए बुलाया जाता है तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगी। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें न तो बुलाया गया है और न उन्होंने आदमपुर का दौरा किया है। जब वो वहां जाएंगी तभी वो कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर कुछ कह सकेंगी। अभय चौटाला ने उनके पार्टी छोड़ने वाले बयान पर कहा कि कुछ शुभ चिंतक व हितैषी ऐसी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वही इन शुभ चिंतकों को बताना चाहती है कि वो कांग्रेस में है और हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में पड़ी फूट। बीजेपी से आए सत्येंद्र को टिकट पर भड़के नेता हल्का प्रधान और प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है। भाजपा से आए नेता सत्येंद्र सिंह को टिकट देने पर आपके पुराने भड़क गए हैं। सोमवार को आम आदमी के हल्का अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा और पार्टी प्रवक्ता अमनदीप टांडी ने कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने आप पार्टी की टोपी सिर से उतारी और गले से पटका निकालकर अलग रख दिया। हिसार में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात पार्टी उठाने में जुटे हुए थे। करीब 1 महीने पहले पार्टी में सत्येंद्र सिंह शामिल हुए, तभी से चर्चा होने लगी कि उन्हें ही टिकट मिलेगी। यह बात अब साबित हो गई। आपके बड़े नेताओं का दावा था कि आम आदमी या फिर कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता दावा करते हैं कि आप चुनाव में चाय बेचने वाले, मोबाइल ठीक करने वाले जैसे आम आदमी को टिकट देती है। आदमपुर में इसके विपरीत काम हुआ है। आप पार्टी का हरियाणा में पहला चुनाव है, लेकिन पहले ही चुनाव में अपने वादे पर खरा नहीं उतरे। ऐसे में प्रदेश की जनता कैसे आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेगी। हल्का अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी दावा करती है कि सर्वे और कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट दी है, लेकिन किसी ने हमसे कभी पार्टी प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श नहीं किया। पार्टी ने अपनी मर्जी से ही सत्येंद्र सिंह को टिकट दी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी। हिसार में राजस्थान सीमा की सील, सरकार से मांगी अतिरिक्त फोर्स, नाकाबंदी बढ़ाई गई। हरियाणा के हिसार जिले के हल्के आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव है। उपचुनाव में सुरक्षा को लेकर हिसार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएसपी अभिमन्यु को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदमपुर में 57 गाँव आते हैं जिनका मतदान 3 नवम्बर को होगा, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के चलते संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों को चिंतन किया गया है। राजस्थान के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। आदमपुर विधानसभा के 8 गाँव की सीमा राजस्थान से लगती है। इन गाँव से
राजस्थान जाने वाले रास्तों पर पुलिस नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा ऐसे असामाजिक तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आदमपुर में करीब 1,71,000 मतदाता हैं, जिनमें से 91,000 पुरुष मतदाता तो वहीं 89,000 महिला मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह 8:16 पर निधन हो गया। 82 साल के मुलायम का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 50 दिन से इलाज चल रहा था। 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे। तब से आखिरी तक वे यहीं भर्ती थे। यूरिन और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ने के बाद 2 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। निधन के बाद बेटे अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन और बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह सैफई स्थित पैतृक निवास लाई गई है। मंगलवार दोपहर 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को सैफई पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को श्रद्धांजलि देने के लिए मैदान भी पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजद चीफ लालू यादव समेत सभी बड़े नेताओं ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम को श्रद्धांजलि अर्पित की। 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। यूपी में 3 बार सत्ता संभाली। यूपी की राजनीति जिस धर्म और जाति के प्रयोगशाला से होकर गुजरी, उसके एक कर्ता धर्ता मुलायम सिंह यादव भी रहे। साइबर क्राइम इन हरियाणा। साइबर अपराध का तेजी से बढ़ रहा है जाल। ठगने के तमाम नए नए पैतरे आजमा रहे हैं जालसाज। इंटरनेट ने जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। पलक झपकते ही काम हो जाता है। बैंक में पैसे जमा करवाने हो, बिजली पानी का बिल भरना हो या फिर देश दुनिया के बारे में कुछ भी जानना हो, बस अपना फोन खोलो और हो गया। इस डिजिटल दुनिया का इतना सुख है तो दुख भी कम नहीं है। ऑनलाइन दुनिया के नए तरह के गुनाहों को भी जन्म दिया है, जिसे साइबर अपराध का नाम दिया गया है। बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोरिंग, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब, सब में साइबर ठगों ने पैठ बना ली है। हरियाणा में पिछले 5 सालों में साइबर अपराधों के बढ़ता ग्राफ चीख चीख कर कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रदेश के साइबर अपराध के आंकड़ों को देखें तो यौन शोषण समेत महिलाओं व बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी जैसे साइबर अपराध के मामलों में कहीं ज्यादा उछाल सामने आया है। ऐसे अपराधों के निपटान की गति इतनी धीमी है कि 96.5% मामले अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। अगर प्रदेश में मौजूदा साल के आंकड़ों को देखा जाए तो ऑनलाइन बैंकिंग और विभिन्न स्कीमों का लालच देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी की शिकायतों में हरियाणा देश भर में सबसे आगे निकल चुका है। इसी हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस के 5,000 जवानों को साइबर अपराध से निपटने का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। बचाव कैसे करें, आपको यहाँ पर हम थोड़े से टिप्स दे रहे हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाएं तो यूआरएल लिंक की जांच करके ही वेबसाइट पर विजिट करें। किसी को अपनी पर्सनल जानकारी ना दें। सोशल मीडिया अकाउंट पर पर्सनल जानकारी ना दें। अपने परिवार की जानकारी साझा न करें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। फोन पर किसी को भी अपनी पर्सनल अकाउंट व आधार की जानकारी ना दें। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि पीड़ितों द्वारा 1930 यानी 1930 नंबर पर शिकायत देते ही साइबर टीम तुरंत बैंक और भुगतान इंटरफेस से संपर्क साधती है और जिस भी खाते में अपराधी ने पैसे जमा करवाए हैं उन्हें तुरंत फ्रीज करवा दिया जाता है। इसके बाद मूल खाते में रुपए वापस करवा दिए जाते हैं। भारत को मिला स्विस अकाउंट डिटेल्स का चौथा सेट। इसमें नाम, पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मिलेगी मदद। भारत को स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स का चौथा सेट मिला है। एनुअल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी AEOI के तहत स्विट्जरलैंड ने 101 देशों के साथ लगभग 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल शेयर की है। भारत को AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से पहला ब्यौरा सितंबर 2019 में मिला था, जब उसने 75 देशों के साथ सूचना साझा की थी। भारत के साथ शेयर की गई डिटेल सैकड़ों फाइनेंशियल अकाउंट से जुड़ी हुई है। इसमें मल्टीपल अकाउंट भी शामिल हैं। इस डेटा का इस्तेमाल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे गलत कामों की जांच में किया जाएगा। यह एक्सचेंज पिछले महीने हुआ था और इन्फॉर्मेशन का अगला सेट स्विट्जरलैंड सितंबर 2023 में शेयर करेगा। एक्सचेंज की गई डिटेल्स में नाम, पता, निवास का देश और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ साथ अकाउंट बैलेंस और कैपिटल इनकम से जुड़ी जानकारी शामिल है। एक्सपर्ट के अनुसार भारत को मिला AEOI डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में काफी मदद उपयोगी रहा है जिनके पास बेहिसाब संपत्ति है। डेटा में डिपॉजिट और ट्रांसफर के साथ साथ सभी कमाई की पूरी जानकारी
जानकारी होती है। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर डिटेल्स बिजनेसमैन से जुड़ी हुई है। स्विस अकाउंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते चलें। स्विट्जरलैंड में तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के गोपनीयता कानून के सेक्शन 47 के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो बैंक उसकी कोई भी जानकारी शेयर नहीं करता है। हालांकि साल 2017 में विश्व समुदाय के दबाव के बाद कानून में थोड़ी सी ढील दी गई और जानकारी शेयर होने लगी है। गिरावट में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 57,990 पर बंद, निफ्टी 73 अंक टूटा, बैंक और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा गिरे। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों के हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 57,990 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 73 अंक की गिरावट के साथ 17,241 के स्तर पर पहुंच गई है। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट देखी गई, वहीं सिर्फ 11 शेयरों में तेजी दिखाई दी। सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 51,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 58,949 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 34 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।